हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। और जिसमें हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज है चल रही थी और इसमें हम लोग क्लास 7th के ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे आज आज है हमारा चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हम एयर को समझने की जो है यहाँ पे कोशिश जो है करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर अर्थ को अगर देखा जाए तो अर्थ में हमारे अर्थ के सराउंडिंग में क्या है, एक ह्यूज ब्लैंकेट बना हुआ है किसका, एयर का, जिसको हम लोग एटमोस्फियर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ में एक ब्लैंकेट टाइप का जो है बना हुआ है। ब्लैंकेट टाइप का मतलब इस टाइप का एक चीज है कि बना हुआ है। ठीक है, ब्लैंकेट टाइप का एयर बना हुआ है और इन्हीं एयर को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो है कवर करता है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो कॉन्टिनेंट हो, सभी के ऊपर कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है एयर का लेयर बना हुआ होता है और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अपना एटमोस्फियर जो है कहते हैं। ठीक है, इनको एयर का एटमॉस्फेयर हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ वगैरह में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं कहाँ पे, अपनी एटमॉस्फेयर पे। क्योंकि अगर इनका एटमॉस्फेयर उस तरीके का नहीं होगा, उस लेवल का नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई भी जीव जो है यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि सर्वाइवल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहली चीज तो एयर प्रोवाइड करता है, जो हम लोग सांस लेते हैं। एयर, एयर जो कि हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं या सांस लेते हैं। और दूसरी, ये एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, हमें प्रोटेक्ट करता है। और किन चीजों से प्रोटेक्ट करेगा भैया, जो भी सन रेज वगैरह आते हैं, उन सन रेज में क्या होता है, हार्मफुल रेज वगैरह जो है इनके साथ साथ जो है आते हैं। क्योंकि सन की रेज जो आती है, ठीक है, तो वो आने के लिए यहां से यहां तक जब आएगी सन की रेज, तो वो कैसे आती है भैया, किसी ना किसी मीडियम से आती है। और जब मीडियम से आएगी तो यहाँ जो मीडियम होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं और उन डस्ट पार्टिकल में बहुत ज्यादा जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है छिपे हुए होते हैं, जिनको एयर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, किसी को एयर की भी जरूरत पड़ती है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आते हैं, जो भी यहाँ पे कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर हो, तो उनके ऊपर ये सनरेज पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है ज्यादा पहुंचाती है। तो इसीलिए जो ये हार्मफुल इफेक्ट्स होती है सनरेज की, उससे हमें सेव करने का काम कौन करता है, आपका ये एटमॉस्फेयर जो है किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। अगर ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं हो, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं धूप में, जो हम धूप सेकते हैं या फिर जो दिन के टाइम पे हम लोग धूप सेकते हैं या धूप लेते हैं, ठीक है, या फिर जो ठंड होती है उसके वजह से, अगर धूप ना हो तो क्या हो जाएगी, पूरी बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। और धूप हो तो ये बहुत ज्यादा ही क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ पे जो है बैलेंस करता है किन चीजों को, जो भी बैलेंस करता है किन चीजों को, जो भी हीट होती है, हीट या कोल्ड महसूस हमें होती है, उसको बैलेंस करने का काम जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, ये नहीं कि ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी, ठीक है, इस चीज को नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ज्यादा ही गर्मी हो जाए, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए, तो इंसान तो बचेगा ही नहीं। वैसे ही अगर टेम्परेचर यहाँ पे -15 -60 डिग्री पहुंच जाए या 70 डिग्री माइनस का पहुंच जाए, मैं तो ये कम लिया हूँ वैसे भी, नॉर्थ की एरिया में, नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ोगे तो और ज्यादा भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह है, तो ये प्रोटेक्ट करता है सिर्फ हमारे सनरेज से नहीं, बल्कि ये हमारे जो दिन में धूप होती है, धूप जो गर्मी होती है वो, और जो रात में हमें सर्दी महसूस होती है, उनको कहीं ना कहीं बैलेंस रखने का भी काम करता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे थोड़ा सा जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हायर क्लास जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से जो है ये सन की रेडिएशन को एटमोस्फेयर में रखते हैं। आपके जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, इन्हीं के सबके कारण से वजह से होता है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर बात करें, ये वो मास ऑफ एयर है, यानी कि मास ऑफ एयर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी वेट है, एयर की जो भी वेट है, वहां पे टेम्परेचर कहीं ना कहीं, ये जो भी मास ऑफ एयर है, दैट हैज मेड टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल।
इस एयर के वजह से ही जो हमारी टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, बैलेंस होती है। और बैलेंस होने के कारण से हम जो अर्थ पे रहते हैं, यानी कि जमीन पे, मतलब जो भी हम लोग जमीन पे रहते हैं, वहां पे हमें कैसा महसूस होता है भैया, टेम्परेचर इक्वली रूप से महसूस होता है, ना तो ज्यादा सर्दी ना तो ज्यादा गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो ये मतलब हमें बैलेंस बनाने का काम करता है। चलिए, तो हमने ये देख लिया तो कि हम लोग को जो प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है वो है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर बना किससे है। जैसा कि आप जानते हैं, जो एयर हम लेते हैं अपनी ब्रीदिंग के लिए, एक्चुअली वो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ द गैसेस होती है, यानी कि इसमें बहुत सारी गैसेस जो है मिक्सचर होती है। लेकिन अगर बात की जाए, ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मेनली इसके दो गैसेस है। ठीक है, मेनली इसमें अगर दो गैसेस की बात की जाए तो इसमें कौन से हैं, आपके नाइट्रोजन और दूसरे हैं आपके ऑक्सीजन। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बल्क में पाया जाता है हमारी एटमॉस्फेयर में। वहीं अगर बात की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी के मिलते हैं। तो ये जो हमारे नाइट्रोजन है वो मिलता है हमें 78%, और जो ऑक्सीजन है वो हमें कितना मिलता है, 21%। यानी कि टोटल हो गए 99%। और यानी कि जो दूसरे गैसेस हो गए, जो अदर गैसेस की क्वांटिटी है वो कितनी है, आपके 1%। ठीक है, तो टोटल एयर करोगे 100%। ठीक है, तो इन गैसेस के अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। और आप ये देख सकते हैं पाई चार्ट में कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.93%, दूसरे जो गैसेस है वो 0.04% है। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर मात्रा में है तो ऑक्सीजन 21%, और आपके सबसे पहले नंबर पे है नाइट्रोजन जो कि 78% है। ठीक है, तो ये जो पाई चार्ट है ये हमें किसके बारे में बताता है कि अलग अलग गैसेस की परसेंटेज जो है वो किस तरीके से हमारी इन्वायरमेंट में है। इन्वायरमेंट यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन एयर में काफी मात्रा में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट जो नाइट्रोजन है वो हमारे लंग्स में ले लेते हैं और उसको एक्सहेल भी कर देते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होती है उनको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि वो सरवाइव कर सके। देखिए कितना बढ़िया चीज है कि अर्थ में दो लोग ज्यादातर सरवाइव करते हैं, एक जानवर और आपके प्लांट। दो ही तो किंगडम है मेनली। तो अगर देखा जाए बड़े लेवल पे तो दो ही किंगडम जो है सबसे ज्यादा है, एक एनिमल और एक प्लांट। ठीक है, तो इन दोनों किंगडम के लिए जो है आपके जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे काफी ज्यादा मात्रा में जो है यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा जो है उपलब्ध है। ठीक है, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली। ये जो पौधे होते हैं ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को तो नहीं लेते कि एयर से डायरेक्टली उठाए, और जैसे इंसान डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन को ले लेता है उस तरह से प्लांट्स तो नहीं लेते। लेकिन ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं जमीन में, ठीक है, जो कि सॉइल में रहते हैं या रूट्स में रहते हैं कुछ प्लांट्स में, तो वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, उन बैक्टीरिया के थ्रू क्या करते हैं, जैसे ये प्लांट्स हो गया, और ये प्लांट जब जमीन के अंदर, ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स के रूट जो होंगे वो जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये जमीन का हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो, या फिर कोई डिकम्पोजर है, वो बॉडी है, कोई डिकम्पोज कर रहा है, तो उसमें जो नाइट्रोजन होगा उस नाइट्रोजन को अपने इन जड़ों में ले लेंगे और ये अलग अलग भागों तक जो है वो क्या करेंगे, पहुंचा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। तो ये नाइट्रोजन जो है लेते हैं कहां से, एयर से, और उसको चेंज कर देते हैं फॉर्म में, ताकि प्लांट जो है उसका यूज कर सके। प्लांट जो है इसको डायरेक्टली नहीं लेते, उसके चेंजिंग फॉर्म को जो है प्लांट यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब बात की जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखा जाए तो दूसरा सबसे ज्यादा गैस होने वाला गैस है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल जो है वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन लेते हैं कहां से, एयर से। उनको दोनों को ब्रीथ करने के लिए आपके ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो ग्रीन प्लांट है, पौधे हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके ऑक्सीजन कब, जब फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, अपना जो भोजन है वो बनाते हैं। ठीक है, वो जो है भोजन अपना बनाते हैं। ठीक है? और सनलाइट की मदद से कैसे, क्योंकि यहाँ पे होते हैं ग्रीन ग्रीन से पिगमेंट, जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, जड़ से आपके पानी लेते हैं यानी कि H2O लेते हैं, और उसके बाद सनलाइट लेते हैं। सनलाइट के साथ साथ
इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और इन सबको मिला के वो क्या करते हैं, आपके C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज या हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रेट जो है फॉर्मेशन करते हैं। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज, यानी कि जैसे हम अपनी भाषा में रोटी वगैरह कहते हैं, तो उसी तरीके से प्लांट की भाषा में यहाँ ग्लूकोज ये प्रोड्यूस करते हैं। प्लस यहाँ से ऑक्सीजन गैसेस जो है वो कहीं ना कहीं बाहर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इस तरीके से ऑक्सीजन जो है, जो कि एयर में आपके रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि जितनी आपकी ऑक्सीजन निकल जाती है उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन मिल भी जाती है। लेकिन अगर हम पेड़ों को कहीं ना कहीं कट करेंगे तो ये बैलेंस क्या होगा, ऑब्वियसली बात है भैया, जब कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन निकाला जाता है, तो अगर मैं इस पेड़ को काट दूंगा तो कल के डेट में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं जाएगा, ना ये ऑक्सीजन हमें मिलेगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो रहेगी, प्लस ये ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होगी, अब हमें मिलेगी। तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बिगड़ेगा, और बैलेंस बिगड़ने से वही पौधे तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, वो तो मर ही जाएंगे, लेकिन इंसान भी उसके साथ साथ डिस्टर्ब हो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दूसरा अगला इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस लिए करते हैं, अपनी खाने को बनाने के लिए, और साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल कहीं ना कहीं दोनों ही आपके क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि इंसान जो भी चीज खाता है, ठीक है, या कोई चीज जलाता है, जैसे मान लीजिए पॉलिथीन वगैरह जला दिया या कूड़े वगैरह निकाल दिए, तो वो कार्बन ही तो होता है, ठीक है। तो ह्यूमन हो गए या एनिमल हो गए, दोनों ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जो ये अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो वो ह्यूमन और आपके एनिमल के द्वारा इक्वली अमाउंट में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल शुड बी इक्वल अमाउंट ऑफ बाय प्लांट्स विच परफेक्ट बैलेंस, यानी कि ह्यूमन और एनिमल के द्वारा जितना भी आपके यूज किए जाते हैं उतना ही वो प्लांट्स के लिए भी क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं। तो इसीलिए सॉरी, ये प्लांट्स के द्वारा लिए जाते हैं और इंसानों के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा उसको रिलीज किया जाता है। तो उतने ही अमाउंट में बैलेंस रहता है, और बैलेंस रहने के कारण से हमारी इन्वायरमेंट बनी रहती है। लेकिन बैलेंस कब अपसेट होता है, बैलेंस कब बिगड़ता है, जब आप वो फ्यूल्स को बर्न करते हो, जलाते हो, जैसे कि आपके कोयले जलाना या ऑयल को जलाना, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे बिलियन ऑफ टन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं कहाँ पे निकलती है, आपके एटमॉस्फेयर में निकलती है हर साल, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता रहता है, और बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे वो अफेक्ट किन चीजों को करता है भैया, अर्थ के वेदर को और अर्थ के क्लाइमेट को, ठीक है, अर्थ के वेदर को और अर्थ के क्लाइमेट को, ठीक है। तो इन चीजों को देख लीजिए। अब जरा इन बॉक्सेस को देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहीं ना कहीं बनाते हैं। कैसे, वो कहीं ना कहीं जो हीट निकलनी होती है, जैसे ये अर्थ हो गया, अर्थ से पानी क्या हो गया, यहाँ पे गिरा हुआ है, अब पानी गिरा हुआ है, सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ी, ठीक है, सूरज की धूप जो है यहाँ पे पड़ रही है, तो ये इसके ऊपर जब पड़ी, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इवोपरेट होना स्टार्ट होगा, क्या होगा, इवोपरेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे बैठा कौन है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हमारी इन्वायरमेंट से इसको निकलने ही नहीं देगा, ये हीट को हमारे यहाँ से निकलने ही नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, रेडिएट कर देगा, ठीक है, बाय ट्रैपिंग हीट रेडिएट फ्रॉम अर्थ, अर्थ के द्वारा रेडिएट जो की जाती है उसको क्या कर लेते हैं, वो टैप कर लेते हैं, मतलब पकड़ के बैठ जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ज्यादा मात्रा में बनती है, ठीक है। और बिना इसके अगर ये नहीं निकलता है तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये एयर पार्टिकल जो है
कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल जो है इसको पकड़ के बैठ गए। अब पकड़ के बैठ गए तो रेडिएट हुआ नहीं, रेडिएट होने नहीं दिए, तो इसका मतलब जो एनवायरनमेंट में जो धूप अलग अलग डायरेक्शन में पड़ रही थी वो धूप क्या होगी, अब गर्म होगी। गर्म होने के बाद से अगर उसको यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें ठंडा जो है महसूस होगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको पकड़ लेता है, और जैसे पकड़ लिया तो यहाँ पे जो हीट है वो कहीं ना कहीं अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हीट जो है अंदर ही रह जाएगी, और जिसके कारण से अगर जो रेडिएट होने वाला है, मतलब एयर अगर रेडिएट होता है तो हमें यहाँ पे अलग अलग जगह पे डायरेक्शन में अलग अलग एरिया में हमें क्या होती है, टेम्परेचर जो है नॉर्मल लगता है, ठंडा लगता है। लेकिन रेडिएट ही नहीं हुई तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी, और यहाँ पे रेडिएट नहीं हुई तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा रहेगी। तो ये कंडीशन जो है बन जाता है कोल्ड, और यहाँ पे वार्म कंडीशन बन जाता है। ठीक है, जिससे कि एटमोस्फियर का बैलेंस जो है बिगड़ता है। आई होप कि यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जब एटमॉस्फेयर में मान लीजिए धुआं वगैरह या कार फ्यूम्स इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे हीट जो है वो रिटेन करने की जो है, टेम्परेचर रिटेन करने की वो भी बढ़ जाती है। अब देखो हीट तो निकल नहीं पा रहा था, उसके साथ साथ अब गाड़ियों से धुएं वगैरह, कार से फ्यूम वगैरह वो निकल रहे हैं, तो वो भी क्या होंगे, यहीं पे टैप होके रहेंगे, तो इसको क्या करेंगे और ज्यादा वार्म करेंगे। और ये रेडिएट तो होने ही नहीं देंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बैठा है, कार्बन डाइऑक्साइड रेडिएट नहीं होने दे रहा है, तो इसका मतलब आसपास के एरिया में भी क्या हो रहा है, गर्मी नहीं पहुंच रहा है। जब आसपास के एरिया में गर्मी नहीं पहुंचेगा तो इन एरिया में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, ठंडा महसूस होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं राइज होता है जैसे जैसे राइज इन द टेम्परेचर कॉज द स्नो कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, जिसके कारण से इनके राइज होने से जो कोल्डेस्ट पार्ट है, यानी कि जहां पे हमारे सबसे ज्यादा स्नो वगैरह है, यानी कि स्नो के आइस बर्ज वगैरह होते हैं, उनको क्या करता है, मेल्ट करने का काम करता है, जिसके वजह से क्या होती है, सी लेवल कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि ग्रीन हाउस या फिर ग्लोबल वार्मिंग के वजह से सी लेवल भी यहाँ पे देखने को मिलती है, और सी लेवल अगर इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली बात है भैया, यहाँ पहाड़ है, ठीक है, बर्फ का पहाड़ है। अब बर्फ के पहाड़ में, इन बर्फ के पहाड़ में अब इसमें ज्यादातर हीट पड़ रही है, हीट के साथ साथ यहाँ पे फ्यूम्स वगैरह जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हो रहा है, तो इसके कारण से ये जो आपका बर्फ की सिल्ली है वो क्या होगी, तेजी से यहाँ पे क्या होने लगेगी, पिघलने लगेगी। और जब यहाँ तेजी से ये पिघलना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है इस बड़े एरिया में क्या होगा, जहां पे बाढ़ नहीं आनी थी वहां पे क्या होगा, बाढ़ आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण से फ्लड जो है वो कोस्टल एरियाज में आते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो है वो बहुत ही तेजी से जो है चेंज होती है, और कुछ एनिमल भी इसके वजह से क्या होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक नॉर्मल टेम्परेचर में कोई इंसान या जानवर जो है सरवाइव कर पाएगा। अगर उनको सरवाइव करने के लिए वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, कभी कहीं पे पूरी तरीके से इतनी ठंड लग रही है, कहीं पे पूरी तरीके से इतनी गर्मी लग रही है, तो वो एनिमल भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है धीरे धीरे मरने स्टार्ट कर देंगे, और एक टाइम आएगा जहां पे एनिमल और प्लांट्स जो होंगे लॉन्ग रन में एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे, यानी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जब एयर हीट होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे सरफेस है और मैंने कुछ पानी जो है यहाँ पे डाल दिया, ये पानी डाला हुआ है, ठीक है, पानी छोड़िए, मैं इसको यहाँ पे पानी जो है। अब यहाँ पे एयर जैसे जैसे धूप पड़ेगा, यहाँ पे धूप पड़ेगा, तो सन की रेज जो है आएगी और पड़ेगी। ठीक है, अब सन की रेज जब पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, हीट होगा, हीट होगा तो इवोपरेट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इवोपरेट होना स्टार्ट होगा, तो व्हेन एयर इज हीटेड, और इसके साथ साथ हीट जो है वो कहाँ पे फैल रही है, आपके जो एयर होंगे, यहाँ पे जो एयर होंगे उनमें भी एयर में क्या होगा, वो भी हीट होंगे, हीट होंगे तो क्या करेंगे, एयर जब हीट होगा तो वो एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेंगे, हल्के बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैं इधर बना देता हूँ, इधर एयर जो है इन्वायरमेंट में पड़ रही है, तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स जो है जैसे घूम रहे हैं। ठीक है, जब इन पे हीट पड़ा
तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इवोपरेट होना स्टार्ट। और जब इसमें से इवोपरेट हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, पहले जब एक पानी कोई इंसान खाली ग्लास लेना और एक पानी भरा हुआ ग्लास लेना, दोनों में डिफरेंस होता है ना। एक में आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है, और एक ग्लास खाली है। अब जब पानी भरा हुआ ग्लास है, यानी कि जो बादलों में जो एयर है, पहले उसमें मॉइस्चर है यानी कि पानी है, तो उस पर सनलाइट पड़ा तो मॉइस्चर क्या हो गया, इवोपरेट हो गया। इवोपरेट हो गया तो वो एयर कैसा हो गया, हल्का हो गया। हल्का हो गया तो यहाँ पे एयर क्या होगा, एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। यानी कि कोई अगर इंसान, एक इंसान के ऊपर अगर 10 किलो का वजन, 40 किलो का वजन नाप रख दो, एक इंसान के ऊपर 40 किलो का वजन जो है रख दिया, क्या वो इंसान ठीक से चल पाएगा? भैया नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। 40 किलो का वजन भारी होता है, ठीक है, 40 नहीं 50 किलो का ले लीजिए, ठीक है, 60 किलो का ले लीजिए, तो भारी होता है। लेकिन एक आदमी जिसके ऊपर कोई वजन ही नहीं है, वो क्या होगा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ सकता है, कभी उधर कभी इधर कभी इधर, तो हर तरफ से दौड़ सकता है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि हर तरफ जो है, अब ये एयर क्या हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, क्योंकि अब ये एयर कैसा हो गया, हल्का हो गया। हल्का हो गया तो भैया ऊपर चला जाएगा, ठीक है, हल्का हो गया तो भैया ऊपर दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ जो कोल्ड एयर होंगे, जबकि कोल्ड एयर जो होंगे, जो इधर की तरफ जो वाटर में जो उठे थे वो इवोपरेट हुए, वो आपके एयर पार्टिकल में जाके बैठ गए। तो ये पानी कैसे होंगे, ये एयर कैसा होगा, ये एयर कोल्ड होगा। और जबकि यहाँ तो जमीन था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लैंड था, लैंड था, और यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे वाटर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बने, इसमें हमारा क्या होगा, वार्म एयर होगा। और वार्म एयर क्या होता है, लाइट होता है। और जबकि कोल्ड एयर क्या होता है, बहुत ज्यादा हेवी होता है, क्योंकि उसमें वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। अब जब वाटर के पार्टिकल्स होंगे तो वो हेवी होंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो क्या ये ऊपर की तरफ भाग पाएंगे, नहीं भाग पाएंगे भाई। भाग कैसे पाएंगे, जब इनके पास इतना सामान है तो भाग ही नहीं पाएंगे। लेकिन इनके पास क्या है, सामान अब कम है ही नहीं बिल्कुल। तो ये क्या हो गए, हल्के हो गए। हल्के हो गए तो ये ऊपर की तरफ अपना जाना। तो यहाँ पे जो कोल्डर एयर होता है वो क्या होता है, डेंसर होता है और हेवी होता है, ठीक है। और जबकि जो एयर हीट होती है, हीटेड होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड करते हैं और लाइटर होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं वो क्या करते हैं, टेंड्स टू सिंक डाउन, यानी कि जो कोल्ड एयर है वो क्या होते हैं, नीचे रहते हैं, ठीक है। तो कोल्ड एयर, अगर मैं कहूँ कोल्ड एयर कहाँ पे होंगे, कोल्ड एयर ये होंगे, ठीक है। इनको थोड़ा सा ना अलग कलर में, ये आपके कोल्ड एयर होंगे, ये आपके लाइट एयर होंगे, ठीक है। ये कैसे होंगे, लाइट एयर या फिर वार्म एयर कहें तो, वार्म एयर है। जबकि ये क्या है, आपके कोल्ड एयर, ठीक है, ये हैवी होते हैं। और जबकि वार्म एयर आपके लाइट होते हैं, ठीक है। तो जब हॉट एयर ऊपर राइज करेगा तो कोल्ड एयर जो कि आसपास की सराउंडिंग में होंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पे बना देते, यहां पे ये एयर के पार्टिकल्स है, ठीक है, एयर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हल्के हो गए, हल्के हो गए तो भैया धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, ठीक है। अब ऊपर उठेंगे तो अब इनकी पोजीशन क्या होगी, ये आप कहोगे सर यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है भाई, यहाँ पे जो है पहुंच गए। लेकिन अब वैक्यूम कहां बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, वैक्यूम बन गया, ठीक है। अब इस वैक्यूम को कौन फिल करेगा, ये आसपास के एयर, आसपास के एयर क्या होंगे, एयर के पैकेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और इस वैक्यूम को जो है फिल करेंगे, और यहाँ पे जो एयर आएगा वो कौन सा होगा, वो आएगा कोल्ड एयर। यानी कि जो आपके कोल्ड एयर जो है यहाँ पे आ जाएंगे, और वार्म एयर जो होंगे वो क्या होंगे, ऊपर होंगे, वार्म एयर जो है वो ऊपर होंगे। तो इस प्रोसेस से जो है चलता है, जो सराउंडिंग के एयर होते हैं वो कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये होता है किस वजह से, एयर सर्कुलेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे होता रहता है, ठीक है, एयर सर्कुलेशन होता रहता है। और एयर सर्कुलेशन के बारे में आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अफेक्ट किस चीज को करता है, हमारे वेदर को, हमारे क्लाइमेट को। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एयर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एयर में क्या है, आपके जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, डिवाइड हो रखा है 5 लेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है ये अगर मान लीजिए अर्थ है तो अर्थ में 5 लेयर, 1 2 3 4 5 लेयर। ठीक है, इस तरीके से अर्थ जो है हमारे 5 लेयर में डिवाइड हो रखा है। तो इन लेयर में अर्थ के सरफेस से, ठीक है, स्टार्टिंग कहां से होती है, अर्थ की सरफेस पे। ये जो है आपका अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से 5 लेयर जो है बटा हुआ है। तो पहला है आपका क्या है, ट्रोपोस्फियर। कौन सा है, ट्रोपोस्फियर। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेजोस्फियर, और चौथा है थर्मोस्फियर, और लास्ट है एक्सोस्फियर। ठीक है, इस तरीके से आपके जो है स्फीयर जो है बांटे हुए हैं। ठीक है, अब जरा इनको बात करता हूँ। ये हो गया मेरा ट्रोपोस्फियर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फियर, ये हो गया मेरा मेजोस्फियर, ये थर्मोस्फियर, और ये आपका एक्सोस्फियर। ठीक है, इस तरीके से बंटा हुआ है। मैं अगर ट्रोपोस्फियर की बात करूं, सबसे ये जो लेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। क्यों, क्योंकि अगर इसकी एवरेज हाइट को हम देखें तो कितना किलोमीटर है, 13 किलोमीटर की हाइट है। यानी कि ट्रोपोस्फियर की अगर हाइट देखें तो ये सिर्फ 13 किलोमीटर तक जो है अर्थ के सरफेस से जो है 13 किलोमीटर की दूर तक जो है फैला हुआ है। यहाँ पे एयर जो हम लोग सांस लेते हैं यानी कि ब्रीदिंग करते हैं, वो एयर जो है एग्जिस्ट करती है। ब्रीथ करने वाली एयर जो है वो कहीं ना कहीं हमें यहीं पे मिलती है। ठीक है, और सभी वेदर की जो फिनोमिनन है, जैसे कि रेनफॉल होना, फॉग होना, हेल स्टॉर्म होना, वो सब इसी लेयर पे होती है। यानी कि जो भी रेनफॉल, बरसात होना, ठीक है, या फिर आपका जो फॉग वगैरह जम जाता है सर्दियों में, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े पत्थर, ओले पत्थर गिरते हैं बारिश के टाइम पे, तो वो सारे वो किस वजह से होते हैं, ये ट्रोपोस्फियर की वजह से होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर दूसरे लेयर की बात करें, ठीक है, दूसरे लेयर की अगर मैं बात करूं तो दूसरा लेयर कौन सी, दूसरी लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फियर। दूसरी लेयर कैसी है, स्ट्रेटोस्फियर। और अबव द ट्रोपोस्फियर ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटोस्फियर लाई करती है। यानी कि ये दूसरी सेकंड लेयर है, ये आपकी फर्स्ट लेयर, ये आपकी सेकंड लेयर। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर तक हाइट में फैला हुआ है, ये आपके 50 किलोमीटर की हाइट में जो है फैला हुआ है। ठीक है, 50 किलोमीटर हाइट में जो है फैला हुआ है। अब अगर इसकी बात करें तो ये जो लेयर है कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फ्री है किससे, आपके क्लाउड और उसके वेदरिंग फिनोमिनन। यानी कि जो भी वेदरिंग फिनोमिनन होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते, वो आपके ट्रोपोस्फियर में होते हैं। लेकिन जो आपके क्लाउड वगैरह होते हैं वो भी कहाँ होते हैं, आपके ट्रोपोस्फियर। लेकिन यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन मिलती है किसके लिए, मोस्ट आइडियल कंडीशन मिलती है एरोप्लेन को उड़ने के लिए। यानी कि जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पे सबसे अच्छी तरीके से उड़ पाते हैं। ठीक है, ये एक आइडियल कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, एरोप्लेन को आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है ताकि ये इस जगह पे उड़ पाए। तो अगर पूछा जाए कि एरोप्लेन किस लेयर में उड़ती है एटमॉस्फेयर में, तो वो स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फियर की कि इसमें ओजोन लेयर जो है वो भी होती है। ओजोन लेयर, इस तरीके के एक लेयर जो यहाँ पे बना दिया, स्ट्रेटोस्फियर में एक ओजोन लेयर जो है वो होती है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह जो है आपके सनलाइट से आते हैं, तो उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। यानी कि आए और उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं उनको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण से जो अर्थ है वो उस पे लोगों के ऊपर जो सनरेज है, वो सनरेज में बहुत सारे जम्स वगैरह होते हैं, वो जम्स जो है अटैक नहीं कर पाते क्योंकि पहले ही उसको रिफ्लेक्ट कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी हार्मफुल सनरेज आती है उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, ओजोन लेयर का। अगर तीसरे लेयर की बात करें तो थर्ड लेयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर की, वो आपकी मेजोस्फीयर होती है। यानी कि ये आपकी थर्ड लेयर है। ठीक है, ये आपकी थर्ड लेयर है। और ये इसकी अगर बात करें, ये कहाँ पे आपके स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होती है, और इसकी हाइट अगर देखा जाए तो कितनी होती है, 80 किलोमीटर की हाइट होती है, 80 किलोमीटर। ठीक है,
80 किलोमीटर की हाइट तक जो है इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर की हाइट, ठीक है। यानी कि ये 13 के बाद देखा जाए तो 15 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, यहाँ तक आपके 50 किलोमीटर देख, जैसे आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर तक, ये नहीं कि आपकी टोटल हाइट 50 किलोमीटर तक है, यानी कि 13 में से आप 15 माइनस कर दोगे, यानी कि ये 37 किलोमीटर होगी, ठीक है। और 50 के बाद जो 80 किलोमीटर और जो 30 किलोमीटर आपके रह जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेसोस्फीयर होते हैं, ठीक है। अप टू 80 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। यहाँ पे जो भी आपके मीटियोराइट्स आते हैं, यानी कि अर्थ की सरफेस के अंदर जो भी मीटियोराइट्स होते हैं वो इस लेयर में आने के बाद मेसोस्फीयर में एंटर जैसे ही करेंगे, यहाँ मेसोस्फीयर में मीटियोराइट्स वगैरह, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, जलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बर्न बर्न होना जो है स्टार्ट हो जाएंगे, कहाँ पे, आपके मेसोस्फीयर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसे ही एंटर करेंगे स्पेस से, तो वो यहाँ पे बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला स्फीयर है वो है थर्मोस्फीयर, जहां पे टेम्परेचर क्या होती है, एकदम से राइज होती है, ठीक है। जैसी हाइट बढ़ाओगे आपके टेम्परेचर क्या होगी, राइज होगी। यानी कि जो चौथी लेयर है यानी कि थर्मोस्फीयर, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होती है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे टेम्परेचर क्या होगी, वो भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आयनोस्फीयर जो है वो कहीं ना कहीं थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है, यानी कि इनमें आयंस वगैरह जो है काफी अच्छी होती है, जिसके लिए ये जो है रेडियो टेलीविजन की जो सिग्नल वगैरह होती है वो भी इसी तरीके से ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इट एक्सटेंड कहां से कहां तक है, ये 80 किलोमीटर से आपके 400 किलोमीटर तक जो है, यहाँ 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ है, यानी कि 320 किलोमीटर तक जो है आपके क्या है, थर्मोस्फीयर है, ठीक है। ये हेल्प किसमें करती है, आपके रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। रेडियो वेव्स कहीं ना कहीं यहाँ से जो सैटेलाइट वगैरह लगे जाते हैं वो इसी पे लगाए जाते हैं, ताकि जो रेडियो वेव्स है वो क्या हो, यहाँ से ट्रांसमिट हो सके, ठीक है, ट्रांसमिट होके आ सके, कि आयन से आयन आराम से इसको ट्रांसमिट जो है कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ रेडियो वेव्स जो है रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आया और टकरा के रेडियो वेव्स जो है बैक जाती है अर्थ में इस लेयर से। आगे की अगर बात करें तो लास्ट है आपका अपर मोस्ट जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो आपका क्या कहलाता है, एक्सोस्फीयर कहलाता है। एक्सोस्फीयर ये जो है, यहाँ पे जो हवा है वो बहुत ही ज्यादा पतली है, इसके ऊपर जो हवा है बहुत ही ज्यादा थीन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो गैसेस भरे हुए हैं, जैसे कि लाइट गैसेस, जैसे कि हीलियम हो गए, हाइड्रोजन हो गए, वो इन्हें की फ्लोट करते हैं स्पेस में यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया में स्पेस में जो है फ्लोट करते रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट की बात करते हैं। देखिए आपने ये सुना होगा, इज इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बरसात जो है होने वाली है, क्या यहाँ पे जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा खुला रहने वाला है या फिर सनी डेज रहने वाला है, तो इन चीजों की जो है हम बात करते हैं सर। तो कब तक अगर देखा जाए, हम सुनते हैं कि जैसे कि अगर मैच वगैरह जो खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, तो हम ये सोचते हैं कि आज भगवान बारिश वगैरह जो है वो ना कराया जाए, ठीक है, बारिश होगी तो मैच वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम इमेजिन करें, जो हमारी बॉडी है वो एक रेडियो है और जो हमारी माइंड है वो एक स्पीकर की तरह काम करता है, तो वेदर भी हमारा उसी तरीके का है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। वेदर हर घंटे के हिसाब से होता है, मतलब एक घंटे में कुछ वेदर होगा, कुछ दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में, ठीक है। अभी धूप खिली है, एक घंटे के बाद हो सके तो बरसात हो जाए, ठीक है। तो वेदर जो होती है वो आवर टू आवर या डे टू डे कंडीशन को बताती है, किसमें, एटमोस्फेयर। वहीं पे एक हॉट या ह्यूमिड वेदर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हमें इरिटेबल लगता है, क्यों, ज्यादा गर्मी होगी तो पसीने आते रहेंगे भैया, पसीना बहता रहेगा, गर्मी लगती रहेगी, तो इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ापन हमें लगेगा। लेकिन वहीं पे वेदर में अगर प्लीजेंट हो या ब्रिजी वेदर हो, तो हमें क्या लगता है, बिल्कुल मजा आ जाता है भाई, मन करता है बैठे रहे, जैसे धूप ठंड के टाइम पे ठंड लग रही है और बाहर धूप हो रही है और बिल्कुल आप जाके धूप में बैठ जाओ, तो एक चेयरफुल सा लगता है, ठीक है। और या फिर आप प्लान करते हो कि यार आज मौसम अच्छा है, हम क्या करते हैं, बाहर जाके घूम फिर के, तो वेदर क्या करता है, चेंज होता रहता है ड्रामेटिकली डे टू डे, यानी कि दिन हर दिन क्या होती है, चेंज होती है। अगर वहीं बरसात हो जाए तो आपका मन नहीं करेगा, यार बरसात हो रही है, चलो यार छुट्टी कर लेते हैं, आज नहीं जाते। वहीं अगर गर्मी पड़ रही है तो घर से बाहर निकलने का ही मन नहीं करेगा, मन करेगा यार घर में सोए रहे, ठीक है, या फिर एसी की हवा चला के, पंखे की हवा चला के बैठ, ठीक है। लेकिन अगर वेदर उतना ही अच्छा होगा तो आप क्या करोगे, इधर से उधर जाओगे।
जो एवरेज वेदर है, वेदर कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग पीरियड तक अगर रहती है, एक टाइम पे लॉन्ग पीरियड तक, यानी कि 20 साल 30 साल तक की अगर मैं बात करूं, तो इस तरीके के अगर लंबे टाइम तक रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, उस प्लेस का क्लाइमेट कहते हैं। और यहाँ का जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान में जो आपकी क्लाइमेट है वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। क्लाइमेट कैसी है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो राजस्थान एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि लगातार वहां पे गर्मी पड़ती रहती है, बरसात है नहीं, तो वहां क्या कहेंगे, हॉट क्लाइमेट। लेकिन वहीं पे अगर मैं थोड़ी पहाड़ी एरिया में चले जाऊं तो वहां पे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्लाइमेट जो है कोल्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बरसात क्या नाम है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आप डेली वेदर फोरकास्ट जो है कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक डू यू नो की बात बताई गई है कि आप सरप्राइज होंगे कि दो 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ की अगर लाइट सन के पास है, ठीक है, सन के पास 200 करोड़ की अगर लाइट है, उसमें से सिर्फ एक लाइट जो है वो कहीं न कहीं हम तक पहुँचती है। यानी कि 200 करोड़ जूल की अगर लाइट यहाँ तक एनर्जी जो है वो है, तो इसका मतलब 1 जूल की जो है एनर्जी हम लोग कहीं न कहीं सिर्फ एक, 200 करोड़ में से सिर्फ एक, ठीक है? ₹1 की बात कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए किसी के पास है, उसमें अगर किसी इंसान के पास ₹1 है, तो कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो भैया सोचो कितना छोटा है, ठीक है? तो इतनी एनर्जी हम लोग जो है यूज़ करते हैं। चलिए, तो क्लाइमेट की बात, यहाँ वेदर और क्लाइमेट की बात होगी। अब बात करते हैं थोड़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो आप डेली फील करते हो एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है कि कितनी गर्मी लग रही है, कितनी ठंड लग रही है। ठंड एक होती है, नॉर्मल ठंड होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर टेम्परेचर आपका 22 डिग्री से लेके 20-30 डिग्री तक रहेगा, आप कहोगे भी टेम्परेचर मस्त है, बढ़िया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा या यहाँ से पीछे बढ़ेगा, तो आपको उतना ही कोल्ड महसूस होगा और इतना ही हॉट आपको महसूस होगा। ठीक है, तो वो जो कोल्ड या हॉटनेस आपको महसूस होता है, कितने डिग्री का हॉटनेस है, कितने डिग्री का आपको कोल्डनेस है, ठीक है, महसूस हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे कहते हैं। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है, वो चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, दिन और रात में ही चेंज नहीं होती है, बल्कि सीजन वाइज सीजन भी चेंज होती है। मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन में भी क्या होती है, यहाँ पे चेंज होती है। ठीक है, जैसे एक सीजन चला गया तो टेम्परेचर क्या हो गया, एकदम से गिर गया। दूसरा सीजन आया, टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया। ठीक है, समर जो है वो हॉटर होती है, किससे, आपके विंटर से। ठीक है, ये सीजन के हिसाब से होगी। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें कि टेम्परेचर किस वजह से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये टेम्परेचर जो है किस वजह से बदलता है, ये बदलता है भैया इंसोलेशन के कारण से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने में, यानी कि टेम्परेचर अलग अलग होने का कारण है इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या है, जो भी सनरेज, सोलर की एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट बाय अर्थ। इंटरसेप्ट का मतलब अर्थ पे टकराती है, ठीक है, जितनी अमाउंट में एनर्जी, वो आपकी इंसोलेशन कहते हैं। जैसे अगर ये अर्थ है और ये सन है, सन जो है बीचों बीच, अर्थ के बीचों बीच जो है सबसे ज्यादा हीट रेज जो है वो पहुंचे, यानी कि जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन आएगी। और जबकि मैं बात करूं अगर पोल की तरफ से, तो यहाँ पे इंसोलेशन जो है वो क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी जो है वो कम लगेगी, लेकिन गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी, इस रीजन में सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं, देखें क्या बताया जाए, जो अमाउंट है इंसोलेशन की वो डिक्रीज कहाँ से होती है। जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा इक्वेटर पे आती है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो पोल की तरफ ये क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करती है उसी मैनर में। ठीक है, जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब इंसोलेशन कम होगा। इंसोलेशन कम होगा तो वहां पे कैसे टेम्परेचर रहेगी, या कोल्ड टेम्परेचर रहेगी। और टेम्परेचर अगर कोल्ड रही तो कोल्ड रीजन में स्नो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा, और जो कि होता भी है।
जो अर्थ का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे हमें कैसी महसूस होगी, या वार्म महसूस होगी। कुछ क्रॉप्स जो होंगे उनको वार्म इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है प्रोड्यूस होने में। टेम्परेचर अगर सिटीज की देखे जाए, मतलब शहरों की टेम्परेचर जो होती है वो ज्यादा होती है गाँव में, गाँव के मुकाबले, क्योंकि शहरों में बहुत सारी एक्टिविटीज चलती है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस वगैरह जो है वो निकलते हैं, जिसके वजह से वहां की टेम्परेचर जो होती है वो क्या होती है, इंसोलेशन, उस पे गर्मी जो है ज्यादा होती है, क्योंकि वो ट्रैप करके रखते हैं किसको, इंसोलेशन को, बाहर रेडिएट ही नहीं होने देती। मैंने कहा था ना कि गर्मी निकली, और गर्मी अगर निकल के बाहर हर जगह फैल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गर्मी निकली और वो एक ही जगह पे ही पैक होके रह जाए तो क्या होगी, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगी, लेकिन अगर वो रेडिएट कर जाए तो रेडिएट करने से अलग अलग एरिया में क्या होगा, टेम्परेचर रेडिएट करेगा, तो इसका मतलब वहां पे भी कोल्ड रहेगा और इस रीजन में भी कहीं ना कहीं कोल्ड रहेगा। लेकिन सिटीज में क्या होता है, ये चीज नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि भाई वो क्या कर लेते हैं, ट्रैप होके रह जाते हैं। ठीक है, निकल ही नहीं पाते। कैसे, अब जैसे मान लीजिए इसी एरिया में, ठीक है, इतनी एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और एक्सेस अमाउंट में निकल रही है, तो भैया एक इंसान को आप इतनी गली दे दो, ये एक इंसान जो है निकल पाएगा। लेकिन वहीं पे 50 इंसान हो जाए, क्या एक ही बार में निकल पाएगा? नहीं भैया, वो एक-एक करके निकलेगा। तो ये भी यहाँ पे ट्रैप हो गए ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रैप हो जाते हैं। निकलते तो है लेकिन धीरे-धीरे निकलते हैं। टाइम लगेगा भाई उनको निकलने के लिए। तो लेकिन उससे पहले दूसरी चीजें अफेक्ट कर देती है। ठीक है? तो इस वजह से जो है शहरों का जो टेम्परेचर रहता है वो हायर रहता है गाँव के। जो कंक्रीट रोड हो गया, ठीक है, या मेटल की रोड हो गया, जिस जो कि आप बिल्डिंग के ऊपर देखते हो, या असफाल्ट रोड हो गया जो कि हीट होती है दिन के टाइम पे, वो सारी कहीं ना कहीं हीट कहाँ जाएगी भैया, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में स्टोर होगी। ये जो हीट होगी वो कहीं ना कहीं रात के टाइम पे रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि धूप के टाइम पे तो धूप सिकती ही रहती है, ठीक है, गर्मी इन पे पड़ता ही रहता है तो निकल नहीं पाती है। लेकिन रात में जैसे थोड़ा सा मौसम हल्का होता है, इंसोलेशन नहीं होता है, तो ये निकलने की कोशिश करती है। लेकिन निकलने की कब कोशिश करेगी भैया, निकलने की तभी कोशिश करेगी ना जब आगे से रास्ता खाली हो। ये सारी हीट एकदम से निकलना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएंगे, तो इसी एरिया में ज्यादातर गर्मी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर बात की जाए तो क्राउडेड हाई राइजेस बिल्डिंग इन द सिटी, तो वहां पे क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया, वार्म एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। भैया ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो निकलने भी नहीं देती है। बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी है कि भाई यहां से अगर कोई गर्मी है, इस ए, इस एरिया से कुछ चला, ठीक है, और वो निकलना चाहता है, लेकिन ये क्या हो गया, निकलने दे रहा है क्या भैया, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा, रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा। ठीक है, और जब रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा तो ये यहीं पे ट्रैप होके रह गया, ट्रैप होके रह गया, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, वार्म क्लाइमेट जो है वो लगेगी। ठीक है, जिसके कारण से टेम्परेचर जो होगा वो सिटीज का राइज होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। थर्मामीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। रेन गैग क्या करता है, मेजर करता है कितनी अमाउंट में रेनफॉल हुई है। वहीं पे विंड वैन क्या करता है, डायरेक्शन बताता है विंड किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की देखें, मेजरिंग करते हैं जिसमें टेम्परेचर को, वो डिग्री सेल्सियस में करते हैं, और इसको इन्वेंटेड किसके द्वारा किया गया था, एंड्रस सेल्सियस के द्वारा। और ऑन सेल्सियस स्केल पे वाटर की अगर फ्रीजिंग पॉइंट जमने की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, और उबलने की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है उबलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एयर प्रेशर की। तो आप सरप्राइज होंगे जान के कि जो एयर है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे ऊपर प्रेस करता है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा के, यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई इंसान है, इंसान के ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से इंसान जो है घिरा हुआ है, तो एटमॉस्फेयर के ऊपर से क्या करती है, एटमॉस्फेयर हर डायरेक्शन में एक इंसान के ऊपर प्रेशर लगाती है। ठीक है, वो हमें दिखता नहीं है, एक्चुअली वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन प्रेशर तो लगता है। एयर क्योंकि इतना है तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर लगेगा हमारी बॉडी पे।
ठीक है ना। अब कोई चीज आपको ढक रखा है तो क्या प्रेशर नहीं लगा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा। ये जो एयर प्रेशर है ये हमारी बॉडी पे लेकिन कभी फील नहीं होता, क्योंकि इतना देखिए प्रेशर लगता तो है लेकिन हम इस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमें फील नहीं होता है। और उसका रीजन क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लो होती है ना ब्लड, उनके वजह से हमें फील नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस बना के रखते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर प्रेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जो प्रेस करते हैं हमारी बॉडी कहीं ना कहीं काउंटर प्रेशर लगाती है। ठीक है, काउंटर प्रेशर कैसे, जैसे आपका जो आपका हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। आप देखते हो जब आप कभी कभी मापते हो बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापते हो, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो ब्लड प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी को, ताकि हमें ज्यादा लगता नहीं। लेकिन अगर वहीं पे आपकी बीपी अगर चेंज होती है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी जो है कहीं ना कहीं काउंटर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती है। जो एयर प्रेशर है उसको डिफाइन अगर किया जाएगा तो प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे जितने किलो का, एक तरह का किलो ही कहेंगे क्योंकि वेट है, ठीक है, तो किलो है या ग्राम है, जितने ग्राम या जितने किलोग्राम का एयर एक बॉडी पे लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर को पार करेंगे, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इन सबको पार करेंगे तो वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, रैपिडली गिरना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे लेयर में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। जो एयर प्रेशर है वो सी लेवल पे, यानी कि समंदर के ऊपर, जो समंदर के ऊपर की हम बात करते हैं, समंदर के ऊपर जो आपका सी लेवल है, इसके ऊपर एयर प्रेशर जो होगी वो सबसे ज्यादा रहेगी। एयर प्रेशर जो होगी वो सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, जो एयर प्रेशर है हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीज विथ हाइट, यानी कि जैसे जैसे आप हाइट डिक्रीज करोगे, यानी कि एयर प्रेशर जो होगी वो हाईएस्ट कहां पे होगी, सी लेवल पे। और कहां पे होगी, जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, वो क्या होती जाएगी, एयर प्रेशर हाईएस्ट होती डिक्रीज होती जाएगी हाइट के साथ। ठीक है, एयर प्रेशर जो होगी। चलिए, तो हॉरिजेंटली अगर बात करें, हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन की, एयर प्रेशर का मतलब यहाँ पे आई होप कि समझ में आया होगा। जो एयर प्रेशर है वो सी लेवल पे, यानी कि समंदर के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, और हाइट पे क्या होगी, कम होगी, एयर प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, अगर वही हॉरिजेंटली, ये तो होगी वर्टिकल की बात कि एयर प्रेशर जो है कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कम सबसे कम कहाँ है, तो हाइयर कहाँ पे, वाटर पे, और कम कहाँ है, जब आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, अगर हम हॉरिजेंटली इस तरीके से बात करें, ये तो हो गया वर्टिकली, ये हो गई हॉरिजेंटली, मतलब लेटे हुए, मतलब जमीन से एक एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जा रहे हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वो वर्टिकली हो गया, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एयर प्रेशर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है किसके वजह से, टेम्परेचर ऑफ द एयर के वजह से, यानी कि एयर का टेम्परेचर क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है कि एयर प्रेशर कैसी हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कैसे, अभी मैं बताता हूँ, जस्ट ए मिनट। अगर देखा जाए इन एरिया जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे हीट होगी, और हीट होगी तो राइज होगी, और यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, और लो प्रेशर एरिया कहीं ना कहीं क्लाउडी विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर का कारण एसोसिएट होगी। देखिए कैसे, अब इसको समझने की कोशिश, जैसे मान लीजिए एयर प्रेशर क्या बताया गया कि हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन में, इस तरीके के हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन में टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अगर कहीं पे टेम्परेचर, यानी कि ये होगी आपकी सनलाइट, धूप होगी, अब सन इस एरिया में पड़ेगा। ठीक है, अब इस एरिया में सन पड़ा, सन पड़ा तो यहाँ पे इंसोलेशन वगैरह क्या होगा, ज्यादा होगा, इंसोलेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो एयर जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे हीट होगा, हीट होगा तो हीट होने पर एयर क्या होगा, हल्का होगा। एयर जो होगा वो हीट होगा, हीट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लाइटर होगा एयर, और लाइट होगा तो ये मूव किस तरफ करेगा, मूव करेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। और जब ये मूव करना ऊपर स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे कैसा बनेगा,
एक लो प्रेशर एरिया जो है वो कहीं ना कहीं बनना स्टार्ट होगा। हीट होने के बाद राइज होगा तो यहाँ पे कैसा बनेगा, एक लो प्रेशर एरिया जो है बनेगा। कैसा बनेगा, ये वाला जो एरिया बनेगा वो लो प्रेशर एरिया बनेगा, यानी कि यहाँ पे प्रेशर कैसा है, लो है। अब लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन आएगा भैया, जो एयर है यानी कि कोल्ड एयर है वो क्या आएंगे, वो यहाँ पे आएंगे। हॉट एयर निकल के कोल्ड एयर यहाँ पे आएंगे उनकी जगह को भरने के लिए। तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक है, लो प्रेशर एरिया। अब कोल्ड एयर जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो ये कोल्ड एयर जब क्या बनाएंगे, हाई प्रेशर एरिया। यानी कि ध्यान रखना, जब लाइट होती है तो लो प्रेशर, एयर जब हीट होती है और लाइट होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लो प्रेशर। और जहां पे एयर क्या होगी, कोल्ड होगी, और कोल्ड होने के बाद हैवी होगी तो उसको हम लोग H फॉर हैवी, H फॉर हाई प्रेशर, L फॉर लाइट, L फॉर लो प्रेशर। ये चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जहां पे एयर कोल्ड होगी और हैवी होगी वो हाई प्रेशर एरिया, जहां पे एयर हीट होगी और लाइट होगी वो बनेगा आपका लो प्रेशर एरिया। और जैसे लो प्रेशर एरिया बना तो यहाँ पे कोल्ड एयर जगह लेगी, और कोल्ड एयर कैसी होगी भैया, हैवी होगी। तो अब इस एरिया में क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे कोल्ड एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, इस एरिया में कोल्ड एयर है, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या होगा आपका, ये वाला एरिया यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है। तो अब ये जो एयर है वो किस तरफ मूव करेगी, या इस तरफ मूव करेगी। एयर किस तरफ मूव करेगी भैया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी। तो लो प्रेशर कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होते हैं जहां पे हमें क्लाउड स्काई और वेट वेदर जो है उससे रिलेटेड होता है, क्लाउडी स्काई से। क्योंकि लो प्रेशर है तो भैया क्लाउडी स्काई बनेंगे, क्यों, क्योंकि भैया ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो बादल ही तो बनाएंगे, ठीक है। और वेदर कैसा बनाएंगे, वेट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि भैया ये ऊपर चले गए तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगी वो उनकी जगह पे कौन आएगा भैया, कोल्ड एयर आएंगे। और कोल्ड एयर आएंगे तो वेदर जो होंगे उन, अगर मान लीजिए यहाँ से ये निकल गए, ये निकलने के बाद कोल्ड एयर आ गया तो उसकी जगह पे जो कोल्ड एयर आएंगे वो कैसा बनाएंगे, वेदर को वेट बनाएंगे, ठीक है। और क्लाउडी स्काई कहीं ना कहीं इसी से ही, लो प्रेशर से ही रिलेटेड होती है। चलिए आगे बात करते हैं। इन एरिया हैविंग लो टेम्परेचर, जिस एरिया में लो टेम्परेचर होता है तो एयर वहां पे क्या होती है, कोल्ड होती है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर यानी कि कोल्ड, एयर कैसी है, कोल्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, एयर क्या होगी, हैवी एयर होगी, ठीक है। एयर कोल्ड है तो वो हैवी होगी, हैवी होगी तो हैवी एयर क्या होती है, सिंक होती है, यानी कि नीचे बैठती है। और जो आपकी हैवी, कहने का मतलब जो आपकी हैवी एयर होती है वो नीचे की तरफ आती है, जबकि लाइटर एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसके वजह से यहाँ पे एक हाई प्रेशर एरिया जो है बनेगा। भाई ये नीचे बैठी हुई एयर है, ये ऊपर बैठी हुई एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन रहा है और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन रहा है। और हाई प्रेशर एरिया के किससे जुड़ी हुई होती है भैया, क्लियर स्काई और सनी स्काईज, ठीक है। क्लियर एंड सनी स्काईज से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। हाई प्रेशर क्यों, नीचे रहेगा भैया, आसमान साफ रहेगा। जबकि लो प्रेशर में क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, बादल दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। बादल कह रहा हूँ, आपके सनलाइट जो है पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो एयर ऑलवेज मूव करती है कहां पे, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया होगा तो वो लो प्रेशर की वजह से एयर जो होगी ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट होगी। अब उसके जगह पे एक वैक्यूम बन जाएगा। अब इस वैक्यूम को फिल करने के लिए कौन आएगा भैया, ये वाली एयर जाएगी। अब ये वाली एयर जाएगी तो ये वाली एयर क्या करेगी, अब इस तरीके से रोटेट करेगी। जैसे ये हो गई आपकी हाई प्रेशर एयर, ठीक है, और ये होगी लो प्रेशर एयर, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। अब एयर जो मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यानी कि यहाँ हाई प्रेशर बना है तो ये लो प्रेशर की तरफ बनेगी। तो लो प्रेशर हो गया तो ये ऊपर निकल गया और लो प्रेशर की जगह पे कौन बैठ गया, हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया तक एयर जो है मूव करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर जब चला गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक लो प्रेशर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट हो सकती है,
गर्मी हो सकती है। अगर इतनी अमाउंट में अगर सारी एयर निकल गई तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एयर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी कि लो प्रेशर एरिया बनेगा। फिर एयर जो होगी फिर इधर से इधर मूव करेगी, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। कहने का मतलब जो एयर है वो हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ना कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। लो प्रेशर से हाई प्रेशर कभी मूव नहीं कर पाती, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा प्रेशर के बारे में हमने जाना, ठीक है। वहीं पे अगर एक चीज देखें तो जैसे मून पे जहां पे कोई हवा ही नहीं होता है, जहां पे कोई प्रेशर ही नहीं होता है, एस्ट्रोनॉट वहां पे एक स्पेशल तरह की प्रोटेक्टिव स्पेस सूट जो है वो पहनता है, और उसमें कहने की एयर जो है फिल होती है, ठीक है, भरी हुई होती है जब वो मून पे जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, स्पेस सूट नहीं पहनते हैं, तो वहां पे एग्जर्ट प्रेशर जो है उनके बॉडी के ऊपर लगेगा, और जिसके वजह से उनके ब्लड वेसल्स जो होंगे वो फटना स्टार्ट होंगे, यानी कि नसें वगैरह जो है वो फटना स्टार्ट होंगे, और वहां से ब्लीडिंग आना स्टार्ट होगी, और ज्यादा देर ये रह भी नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं भैया विंड के बारे में, ठीक है। विंड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट विंड की बात करूं तो विंड होता क्या है इसको जरा समझते हैं। जो मूवमेंट ऑफ एयर होती है कहां से, आपके हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया, तो इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के भाषा में। तो आप देख सकते हैं जो विंड है एट वर्क इट ब्लो ड्राई लीव्स डाउन टू द पेवमेंट, अप्रूट ट्रीज ड्यूरिंग स्टॉर्म। यानी कि जब तूफान वगैरह आता है तो एकदम से तूफान वगैरह क्या करता है, पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है। कुछ जो होती है विंड कहीं ना कहीं ब्लो करती है बहुत धीरे धीरे, और इट ब्लोइंग अवे स्मोक एंड फाइन डस्ट, और कहीं ना कहीं स्मोक और फाइन डस्ट को दूर ले जाती है। और जब आपको विंड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है तो वो चलने में भी डिफिकल्टी होती है। हम अगर चलते हैं तो हम पे ऊपर जो है, हमारे ऊपर विंड जो है तेजी से लगती है। तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं ईजी होता है जब आप ईजी नहीं होता है जब आप किसी विंडी डे में आप क्या करते हो, अम्ब्रेला लेके जाते हो तो आपका छाता ही उल्टा हो जाता है। कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी आपने देखे होंगे, मेरे साथ तो हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल भी है जहां पे स्ट्रॉन्ग विंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं जरा विंड के टाइप्स के। तो विंड यहाँ पे 3 टाइप्स में बांटा गया है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला है परमानेंट विंड, यानी कि ये विंड क्या है, परमानेंट है, ये चेंज नहीं होता है। दूसरा है सीजनल विंड, यानी कि सीजन के हिसाब से ये विंड चलता है। और तीसरा है लोकल विंड, यानी कि कुछ एरिया में चलता है, हर हर जगह नहीं चलता है। परमानेंट विंड जो है हर एरिया में चलता है, सीजनल विंड भी लगभग लगभग हर एरिया में चलता है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये होता है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जिस एरिया में चलता था ना वहां पे लोग क्या करते थे, ज्यादातर ट्रेड वगैरह करते थे, तो इन्हीं के नाम पे ट्रेड विंड्स जो है रखा गया है। ये जो होते हैं ट्रेड विंड्स आपके कौन से हैं? एक वेस्टर्लीज है और एक ईस्टर्लीज है, ठीक है, और दोनों ही परमानेंट विंड है, ठीक है। कैसी विंड है, आपके परमानेंट विंड। ट्रेड विंड्स, सॉरी, इसमें 3 तरह के विंड जो भी आपके ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये हो गया आपके ट्रेड विंड्स, ये हो गया आपके ट्रेड विंड्स, ठीक है। ट्रेड विंड्स, ये हो गया आपके वेस्टर्लीज, ये और ये वेस्टर्लीज, और तीसरा हो गया आपका कौन सा हो गया आपका, हाँ, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। और ईस्टर्लीज जो हो गया ये वाली, ठीक है, ये प्रेशर विंड्स होगी। तो देखिए क्या बताया जाता है, तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, परमानेंट विंड है, और ये ब्लो करते कॉन्स्टेंटली मतलब सालों साल पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो करते रहते। तो ध्यान रखिए जो ट्रेड विंड्स है वो क्या करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं, ये आपका हो गया इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर में यहाँ पे जो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री का इक्वेटर। तो इस तरफ से अगर साउथ की तरफ से देखेंगे, इधर से इधर चलेगा, और इस तरफ से देखेंगे तो ये इस तरफ से इस डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्थ की तरफ अगर देखा जाएगा तो नॉर्थ से आपका इस तरफ से चलेंगे, ठीक है। तो इसको नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे विंड जो है कुछ और ही होगा। क्या होगा, यहाँ पे जो होगा आपकी वेस्टर्लीज चलेंगी, और वेस्टर्लीज कैसे, इस तरीके से। और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हायर क्लास में जो है समझाऊंगा। यहाँ पे क्योंकि उस लेवल का नहीं है तो यहाँ बता के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हायर क्लासेस में इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करें। यहाँ पे बस आप ये समझ के रखिए, 3 परमानेंट विंड होती है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। और इसके बाद आते हैं भैया जो पोलर विंड्स आती है वो ये आती है, ठीक है। ये आपकी 3 तरह की विंड। तो ट्रेड विंड्स जिसको हम और उसके बाद वेस्टर्लीज, और लास्ट है आपके ईस्टर्लीज जो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज जो है आपके परमानेंट विंड कहलाते हैं। ये कहां से कहां, 0 से 23.5 डिग्री, 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, 23.5 से आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और 66.5 डिग्री साउथ में, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 साउथ में आपकी वेस्टर्लीज चलती है। और ईस्टर्लीज कहां से चलती है, 66.5 to 90 के बीच में जो चलती है, ठीक है, ऊपर के पोलर एरिया को छोड़ के, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, ईस्टर्लीज जो है कहलाती है, ठीक है। तो ये 3 तरह की विंड होती है। उसके बाद बात करते हैं सीजनल विंड्स। ये जो विंड्स है कहीं ना कहीं चेंज होती है, इनकी डायरेक्शन चेंज होती है अलग अलग सीजन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो मानसून आते हैं, जैसे इंडिया का मानसून जो है वो कैसे आता है कि भाई यहाँ पे ट्रेड विंड्स क्या करते हैं, आते हैं, और ट्रेड विंड्स मानसून के हिसाब से क्या होंगे, अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर ले, ठीक है। ट्रेड विंड्स अगर मान लीजिए आते हैं, ठीक है, या फिर कोई मॉइस्चर वगैरह एयर जो है वो आई, और आने के बाद इधर से आई, और आने के बाद इक्वेटर कोर्स क्रॉस करने के बाद वो क्या करता है, एक्चुअली ये ट्रेड विंड नहीं होता है, कोई और भी विंड हो सकती है, तो वो आती है और आने के बाद मानसून को जो है इधर लेके आती है, ठीक है। मानसून के टाइम पे जो एयर ब्लो करती है, तो वो क्या करती है, आपके कोरियालिस फोर्स के वजह से जो है इंडिया के ऊपर से गुजर के जाती है। और इंडिया के ऊपर से जब ये गुजर के जाती है तो ये सीजनल विंड क्या करते हैं, बरसात लेके आते हैं, जिसको हम लोग मानसून विंड कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग हायर क्लासेस में और अच्छी तरीके से भी पढ़ेंगे इनको। लोकल विंड्स, और जैसे जैसे हम ज्योग्राफी के ऑप्शनल को पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो, ठीक है, क्लियर हो जाएगी। चलिए लोकल विंड्स की बात करते हैं। ये जो विंड्स है ब्लो करती है कहाँ पे, एक पर्टिकुलरली पीरियड पे, डे में हो सकता है या किसी साल पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये छोटे एरिया में, जैसे यहाँ पे लैंड वगैरह, जैसे समंदर के ऊपर जो आपके विंड बहती है, लैंड ब्रीज, ठीक है, लैंड से आपके किस तरफ, सी की तरफ, या सी ब्रीज, सी से आपके लैंड की तरफ। लैंड ब्रीज किस टाइम पे होता है भैया, रात के टाइम पे। लैंड ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज जो होती है वो रात के टाइम पे होती है, नाइट के टाइम पे। और यहाँ पे लैंड ब्रीज का मतलब लैंड से सी की तरफ जो है ब्रीज होती है, हवा बहती है, ठीक है। वहीं अगर सी ब्रीज की बात करें तो ये किस टाइम पे होती है, आपके डे के टाइम पे। और इसमें क्या होता है, सी से कहां पे बहती है, आपके लैंड की तरफ, ठीक है। अब अगर क्यों, देखिए नाइट के टाइम पे जो लैंड होता है वो तेजी से ठंडा होता है, ठीक है। तो तेजी से ठंडा होता है, तो यहाँ पे प्रेशर आपके क्या कहता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करता है। तो रेत अगर, यानी कि लैंड अगर तेजी से ठंडा होगा तो वहां पे एक हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर वो किस तरफ जाएगा, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर की तरफ भागना स्टार्ट। वहीं पे सी ब्रीज की बात करें तो डे के टाइम पे क्या होगा, सी से लैंड की तरफ जो है भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़े थे ना, ठीक है। एयर ऑलवेज मूव करता है कहाँ, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे सी से किस तरफ भागेगा, आपके लैंड की तरफ। क्यों, क्योंकि सी के ऊपर क्या बनेगी, एक हाई प्रेशर जो है डेवलप हो जाएगी, तो पानी गर्म होगा तो वहां पे इवोपरेट होगा, इवोपरेट होने के बाद जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो इन पार्टिकल्स को पकड़ लेंगे, तो वो हैवी होगा, हैवी होगा, और लैंड जो होगा वो तेजी से गर्म होगी, गर्म होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। जैसे ये मान लो लैंड है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लैंड है, ठीक है। लैंड में रेत जो होगा तेजी से गर्म होगा, तेजी से गर्म होगा तो एक लो प्रेशर एरिया बनेगा,
ठीक है। और वहीं पे सी की अगर बात करेंगे, सी में जो पानी गर्म होंगे वो क्या होगा, वो एयर के पार्टिकल्स उसको पकड़ लेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, एक हाई प्रेशर बनेगा। अब ये हाई प्रेशर एरिया और ये लो प्रेशर एरिया, तो विंड कहाँ मूव करेगी, हाई टू लो प्रेशर। तो इसीलिए हम लोग सी ब्रिज जो कहते हैं वो दिन के टाइम पे कहते हैं, जहां से सी से लैंड की तरफ चलता है, और लैंड ब्रिज रात के टाइम पे होता है जो कि लैंड से सी की तरफ। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी क्लियर हो गया हो। ठीक है, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड कहीं कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में होती है। ठीक है, आपने जाने होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। लू जो है वेदर। चलिए, एक साइक्लोन के बारे में बताया गया उड़ीसा के कोस्ट में। ठीक है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में इंडिया के है। यहाँ पे एक साइक्लोन हुआ था, बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, जो 17 से 18 अक्टूबर 1999 में हुआ था। ये साइक्लोन कहीं ना कहीं 5 डिस्ट्रिक्ट्स को हिट किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक सुपर साइक्लोन हुआ। ठीक है, एक साइक्लोन के बाद दूसरा साइक्लोन, यानी कि उसी अक्टूबर मंथ में 10 दिन के अंदर अंदर 2 साइक्लोन आए 29 अक्टूबर 1990 में। इसने कहीं ना कहीं बहुत बड़े अमाउंट में डिवास्टेशन किया। और यहाँ डैमेज का कॉज जो बताया जा रहा है वो 3 फैक्टर बताया जा रहा है। सबसे पहला है विंड वेलोसिटी, यानी कि विंड की, हवा की जो वेलोसिटी थी वो काफी ज्यादा थी। 260 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से जो है 36 घंटे तक जो है गिरी। ठीक है, वेलोसिटी जो इतना बड़ा हमला हुआ, मतलब डिवास्टेशन हुआ इसी वजह से। दूसरा, रेन, बरसात भी होती रही। और टाइडल सर्च, यानी कि टाइडल का मतलब क्या है, ज्वार भाटा बड़ी तेजी से कहीं ना कहीं टकरा रही थी। ठीक है, ज्वार भाटा जो है काफी तेजी से आ रही थी। तो विंड कहीं ना कहीं 260 किलोमीटर पर आवर के लास्ट 36 आवर में नोट किया गया। ये जो हाई वेलोसिटी विंड थी, उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे पेड़ वेड़ को तबाह कर दिया, जो कच्चा घर थे, क्योंकि उड़ीसा उस टाइम पे इतना भी ज्यादा डेवलप नहीं था। मैं खुद भी उस चीज को फंसा हुआ था, मैं खुद भी उस चीज को देखा हूं, तो मुझे भी पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, मैंने भी इस चीज को फेस किया है। तो यहाँ पे जो कच्चा हाउस था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे। और यहाँ पे जो रूफ्स वगैरह थे, वो भी इंडस्ट्रियल शेड वगैरह थे, वो भी पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। और दूसरे हाउसेस जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। पावर सप्लाई और टेलीकॉम लाइंस तो यहाँ पे भैया ऐसे तो बिछी ही नहीं थी, इतनी ज्यादा टेलीकॉम लाइन बिछी नहीं थी, लेकिन जो भी थी थोड़ी बहुत वो सारी खत्म। हैवी रेन्स जो होते थे, बरसात जो काफी तेजी से होती थी, जो इन्फ्लुएंस करते थे साइक्लोन को, 3 दिन तक लगातार ये इन्फ्लुएंस करते ही रहे। और ये जो बरसात है, इसके वजह से फ्लडिंग आई। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी रिवर्स थी, जैसे आपके महानदी रिवर्स थी, वो काफी ज्यादा जो है फ्लडिंग की वजह से उसका जो तूफान था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। साइक्लोन विंड जो है उसके वजह से यहाँ पे 20 किलोमीटर लैंड और मैसिव डिस्ट्रक्शन जो है कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा देखा गया। 7 से 10 मीटर की हाई टाइडल कहीं ना कहीं सडनली यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से टकराई। और यहाँ पे जो पैडी वीड्स थे, क्रॉप वगैरह, तो भैया उस साल तो पूरा बर्बाद ही कर दिए थे। ठीक है? जो साइक्लोन है वो ओरिजिनेट होता है एक डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन मतलब एक वैक्यूम जब बनता है तो उसके कारण से। और ये डिप्रेशन क्या होता है इसके बारे में जो है बताएंगे आगे। ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड में हुआ था, जो कि ईस्ट में था, पोर्ट ब्लेयर के। ठीक है, और 25 अक्टूबर 1990 में ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट किया। इस डायरेक्शन में, यानी कि ये अगर ये आपका भारत है तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की तरफ जो है बढ़ना स्टार्ट किया। ये इंटेंसिफाई हुआ और सुपर साइक्लोन का रूप जो है धारण कर लिया। और हीटिंग एरिया जो था वो इरेसमा और बालिकुदा था, जो कि उड़ीसा में 29 अक्टूबर 10:30 पे सुबह के टाइम पे टकराया। ठीक है, ये जो सुपर साइक्लोन था उसने पूरी इंटायर कोस्ट जो था, वो उड़ीसा के जो पूरी इंटायर कोस्ट था, सिटी ऑफ भुवनेश्वर, कटक हो गया, 28 कोस्टल टाउन्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान पहुंचा। वहां पे मैं खुद भी कटक एरिया में रहता था, तो मैंने इस चीज को भी फेस किया है। ठीक है, अबाउट यहाँ पे लगभग 13 मिलियन पीपल कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुए। काफी ज्यादा जो यहाँ पे लाइफ स्टॉक थे, जो लोग पशु वगैरह को पालते थे, उनकी जान चली गई। यहाँ पे पैडी वगैरह, क्रॉप्स वगैरह जो स्टैंडिंग थे, वेजिटेबल्स थे, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। सैलिनाइजेशन के कारण से यहाँ टाइडल सर्ज काफी ज्यादा थी, क्योंकि समुद्र, सैलिनाइजेशन क्या होता है, काफी ज्यादा जो है पानी में नमक की मात्रा हो जाना। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर थे, लैंड थे, वो कहीं ना कहीं इनफर्टाइल हो गए। बड़े बड़े जो पेड़ वगैरह जैसे साल, तीग, बैम्बू वगैरह प्लांटेशन, वो पूरी तरीके से उखड़ उखड़ गए थे। पूरे पेड़ बिल्कुल जमीन पे गिरे हुए थे। ठीक है, और मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है पैरादीप और कोणार्क के बीच में थे, वो तो पूरी तरीके से अब गायब ही हो चुके थे। सोचिए, जो साइक्लोन को रोकते हैं वही पूरी तरीके से गायब हो गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मॉइस्चर की। ये साइक्लोनिक रेनफॉल दिखा गया है। ठीक है, अभी बताएंगे इसके बारे में।
ठीक है। जब वाटर वेपर कहाँ से आती है? फ्रॉम लैंड, डिफरेंट वाटर बॉडीज से, यानी कि ये आपका लैंड वाला हिस्सा। एक बार बना के ये देखिए, ये आपका लैंड वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, लैंड वाला हिस्सा हो गया। और इसमें कहीं ना कहीं पानी वानी भी होगी, ठीक है? ये वाटर एरिया हो गया, ये वाटर एरिया हो गया, ये वाटर एरिया हो गया। इस तरह से नदियां भी बह रही है कहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से लैंड वाला एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या होता है, इवोपरेट होना स्टार्ट, तरीके से इवोपरेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है, इवोपरेट होना स्टार्ट होगा। चलिए, तो अलग अलग वाटर बॉडीज से ये इवोपरेट हुआ, ठीक है, वाटर वेपर हुआ। और जो मॉइस्चर था, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, यानी कि जो एयर, ये एयर घूम रहे थे, ये भैया एयर जो है आपके घूम रहे थे, एयर घूम रहे थे। इन एयर ने क्या किया, तो यहाँ पे मॉइस्चर इन एयर एट एनी टाइम, जो भी टाइम पे इस एयर में मॉइस्चर होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहेंगे। जब ये एयर पूरी तरीके से फील हो रखा है, एयर पूरी तरीके से फील हो रखा है, ठीक है, ये एयर के पार्टिकल्स थे, ये पैकेट्स थे एयर के, इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट्स थे। तो अभी इसमें मॉइस्चर नहीं है, ठीक है भाई, लेकिन हीट हुए तो भैया लो मॉइस्चर भी बढ़ गया, इस तरीके से फुल अप फिल हो जाएंगे। हम्म, तो यहाँ पे जब एयर जो है पूरी तरीके से वाटर वेपर को फुल कर लेंगे तो वो ह्यूमिड डे हो जाएगा, यानी कि जो हमें कैसा महसूस होगा, देखते हो आप, जब शावरिंग होती है यानी कि बरसात जब होती है, बरसात के बाद जो एटमॉस्फेयर होती है उसमें एयर पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं, आपके वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, जिसके कारण से हमें वहां का जो टेम्परेचर लगता है वो काफी ज्यादा ह्यूमिड लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे एयर क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है, और इसकी कैपेसिटी है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीज। तो इसकी कैपेसिटी अब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले भाई कम थी, लेकिन वाटर जब हीट होके आ रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी और क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये और ज्यादा ह्यूमिड होगी, और ज्यादा ह्यूमिड होगी। और ऑन ए ह्यूमिड डे में यहाँ पे जो कपड़े होंगे वो भी सूखने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे एयर के जो पैकेट्स बने हुए हैं, वो एयर के पैकेट्स क्या है, अब इतनी अमाउंट में जो है आपके वेपर को कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे। तो आप अगर कपड़े सुखा भी रहे हो इस दिन में, तो वो एयर में जगह ही नहीं है कि वो लेके इन वेपर्स को लेके दूसरी जगह तक जाए, उससे पहले सारी ज्यादा और ज्यादा वेपर्स आ जा रहे हैं। तो जब जगह ही नहीं है तो यहाँ पे कपड़े सूखने में तो टाइम लगेंगे ही लगेंगे ना भाई। जब जगह ही नहीं है इन एयर के पास, पहले क्या होते थे, एयर हल्के होते थे, एयर हल्के मतलब उसमें खाली नहीं, खाली है बिल्कुल, लेकिन अब उसमें भर गए, तो भर गए हैं, लेकिन फिर भी आपके वेपर्स आते जा रहे हैं, वेपर्स आते जा रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, भर नहीं पा रहा है, भर नहीं पा रहा है, तो आपके कपड़े क्या होंगे, इजिली सूखेंगे नहीं, ठीक है। एंड ऑन ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, सूखने में ज्यादा टाइम लगता है। एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवोपरेट इजीली, तो हमारी जो स्वेट होती है, पसीना होती है, वो भी सही से इवोपरेट नहीं होती है, जिसके वजह से हमें अनकंफर्टेबली जो है महसूस होता है। जब वाटर वेपर राइज करता है यानी कि उठता है, तो ये क्या करता है, जहां से उठता है तो उस एरिया में क्या कर देता है, कूल करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वाटर वेपर रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है भैया, कूल रहेगी वो टेम्परेचर उसके आसपास, ये आसपास का एरिया क्या होगा, टेम्परेचर अपना ठंडा ही रहेगा, ठीक है। जो वाटर वेपर है वो कहीं ना कहीं कंडेंस हो जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं ड्रॉपलेट ऑफ वाटर की, और जिसके वजह से जो क्लाउड्स है जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े जो क्लाउड्स हैं वो कहीं ना कहीं बन जाते हैं। ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, मिल जाएंगे, तो इनके अंदर क्लाउड जो है, ये क्लाउड जो है बन जाएगा इस तरीके से। मैं इसको कलर चेंज करूँ तो ये जो है क्लाउड बन जाएगी, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, इंक्रीज हो गए, और यहाँ पे बढ़ने के बाद ये क्लाउड जो है बन गया, ठीक है। चलिए आगे। तो जब ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा हेवी हो जाते हैं, तो वो फ्लोट करते हैं, टू फ्लोट इन एयर, एयर में क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं। और ये उसके बाद क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात कराते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब यहाँ रेन नहीं है, रेन भी हो सकता है, आपके सिल्ट भी हो सकते हैं, आपके जो आपके पत्थर वगैरह गिरते हैं वो भी हो सकते हैं। प्रेसिपिटेशन में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जो ऊपर से गिर रहा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब यहाँ पे ये सिर्फ नहीं है कि रेन होगा, ठीक है। जो जेट प्लेन्स है वो फ्लाइंग करते हैं स्काई में, ठीक है, तो उनके पीछे आप देखते हो, जैसे ये जेट प्लेन है, जेट प्लेन है, जेट तो नहीं है, नॉर्मल हो गया,
ठीक है। तो जब ये फ्लाई करते हैं तो ये पीछे से क्या करते हैं, ट्रेल निशान छोड़ के जाते हैं। ठीक है, निशान छोड़ के जाते हैं हवा में। ठीक है, तो ये अपने पीछे निशान कैसे छोड़ते हैं, जो मॉइस्चर होता है जो उनकी इंजन से निकलता है वो कंडेंस फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या है, थोड़ा चेंज है, तो कंडेंस हो रखा है, तो वो कुछ देर के बाद हमें क्या होता है, जैसे जब तक ये एयर जो है पार्टिकल इनको कंज्यूम नहीं कर लेती तब तक ये हमें दिखता रहेगा, लेकिन जैसे ही कंज्यूम कर लेगी और फैला देगी तो हमें क्या होगा, ये कुछ देर के बाद दिखेगा ही नहीं। तो ये, तो देयर इज नो एयर मूवमेंट इन डिस्टर्ब फ्लूइड। ठीक है, वी सी ट्रेल्स दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए लिखता है जब तक एयर की मूवमेंट डिस्टर्ब नहीं होती। जब एयर डिस्टर्ब हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ये हमें कुछ देर बाद दिखेगी नहीं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, अगर लिक्विड फॉर्म में आती है तो रेन होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ ग्राउंड जो वाटर है वो किससे आती है, आपके रेन वाटर से ही आती है, और जो प्लांट होती है वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, अपनी जड़ों में रख लेते हैं। जब ट्रीज वगैरह हिल साइड में होती है उनको अगर काट देते हैं तो रेन वाटर क्या होती है, वो नीचे की तरफ क्या होती है, फ्लो करके आ जाती है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ रहेगी तो उनको उनमें फिल हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके कारण से फ्लडिंग भी हमें लो एरिया में देखने को मिलती है। इस मैकेनिज्म से यहाँ पे 3 तरह के रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, एक कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और एक साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसके बारे में अभी आपसे ऊपर की बात करूँ। रेनफॉल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आपके प्लांट के सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स के लिए। ये कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर लेके आते हैं अर्थ की सरफेस पे, और अगर रेनफॉल अगर कम हो तो कहीं ना कहीं वाटर की स्कैर्सिटी होती है और ड्रॉट का सिचुएशन बनता है, और दूसरी तरफ अगर ज्यादा हो तो ये फ्लड का सिचुएशन भी बनता है। अगर दूसरे फॉर्म की देखें, मैं जैसे कि प्रेसिपिटेशन का बताया, प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ ये रेन नहीं होता है, यहाँ प्रेसिपिटेशन का मतलब स्नो भी होता है, सिल्ट भी होता है, हेल भी होता है और रेन भी होता है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं टाइप ऑफ रेनफॉल। अब देखिए रेनफॉल के अलग अलग टाइप्स है। कैसे, अगर मान लीजिए कोल्ड एयर, ये मोस्टली ज्यादातर जो आपके समंदर एरिया है वहां पे होते हैं, तो साइक्लोनिक रेनफॉल जो है बनते हैं। वार्म एयर क्या होगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, वार्म एयर, ये मान लीजिए वार्म एयर और इधर से कोल्ड एयर आ रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए कौन सा हैवी होगा, ये लाइटर होगा, ये आपका आ गया वार्म एयर। ठीक है, ये आ गया आपका कोल्ड एयर। तो ये होता है लाइटर, ये होता है आपका हेवियर। ठीक है, तो कोल्ड एयर क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हेवी होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे बैठेगा ना। और वार्म एयर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जो है बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे है बादल। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहुंचा तो भैया बरसात होना स्टार्ट हुआ, बरसात होना स्टार्ट हुआ तो बरसात होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, वार्म और कोल्ड एयर मिले तो यहाँ पे बरसात होना स्टार्ट हो गया। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन कि भाई ओरोग्राफिक रिलीफ रेनफॉल, ये क्या होता है, ये मान लीजिए पहाड़, पहाड़ को थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं। हम्म, ये हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल। कैसे, अब यहां से आपके जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर जो है, से इसको डिलीट करते हैं, यहां से बादल बने, इन्होंने यहां से मॉइस्चर उठाया। ठीक है, मॉइस्चर उठाया, मॉइस्चर इसके अंदर फील हो गया, ये बादल आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब बादल को सामने पहाड़ दिख गया तो पहाड़ से ऊपर बढ़े, बढ़े, लेकिन यहाँ पहाड़ से टकरा गए। अब टकरा गए तो भैया जैसे ये टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, रेनफॉल, तो भैया होगी बारिश, ये लो बारिश होगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, बारिश बरसात जो है वो कर देंगे। ठीक है, या फिर थोड़ा सा मैं ऊपर बना दूं इसको, ये आपके काले बादल इस तरीके से आ रहे थे। ठीक है, अब काले बादल जब यहाँ पे टकराए, थोड़ा सा ऊंचा है तो यहाँ से जैसे टकराए तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये करेंगे भैया बरसात। क्या करेंगे, ये बरसात करेंगे, तो यहाँ पे तो बरसात आ जाएगा। तो इस एरिया में तो आपके बहुत ज्यादा हरे भरे रहेंगे, लेकिन जब ये इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बरसात होगा ही नहीं, क्योंकि मॉइस्चर तो पहले ही गिरा के आ गया। अब बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा है, तो नहीं बचा है तो भैया चलते हैं। तो यहाँ पे जो रिलीफ होगी वो कैसी होगी, बंजर एरिया होगी, इस तरफ क्या होगा, बरसात होगा। ठीक है, इधर हरा भरा होगा लेकिन इधर इतना हरा भरा नहीं होगा। ठीक है, ये होती है रिलीफ रेनफॉल। तीसरी रेनफॉल की अगर बात करें तो कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल जैसे कि हमें पता है
भाई मॉइस्चर है, मॉइस्चर उठाया, ऊपर लिया, ठंडा किया, ठंडा करने के बाद बरसात किया, तो उसको हम लोग आपके कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, मतलब पानी उठाया, पानी उठाने के बाद उसको ऊपर लेके गए, ऊपर लेके जाने के बाद पानी बादल ठंडे हुए, ठंडे होने के बाद बरसात हुआ। ये नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं छठी सात पाँच चौथी पांचवी क्लास से भी जो पढ़ के आते हैं, उसको हम लोग कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने एयर के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल में जान लिए, और इससे जैसे जैसे क्लास हायर बढ़ते जाएंगे इसके बारे में और डीपली जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करते रहेंगे। चलिए, तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है, आज का जो चैप्टर है, वो भी अच्छा लगा होगा, लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।